नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब बिगुल बज चुका है। सीटेट की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और 2 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित कर दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा कि इस दिन हम यूपी टेट की परीक्षा कराएंगे। जैसा कि पूर्व में विदित है कि 1-2 बार ऐसी परीक्षाएं टल भी चुकी हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं और उसका कारण लगभग सबको पता ही है। इसमें कौन कौन सम्मिलित हो सकता है, कब से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसकी योग्यताएं क्या हैं और इसके सिलेबस से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में हम उमंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने प्रदेश के सभी योग्य परीक्षार्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर दे रहे हैं। आप इसके बारे में जानिए और किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से, किसी भी प्रकार के अनिश्चितताओं से अपने आप को दूर करते हुए सही और सटीक मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। देखिए, हमें किसी भी ऐसे चीज़ पे कोई भी बात नहीं करनी है कि जो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षार्थियों को कहीं से भी किसी भी प्रकार से अंधकार में ले जाए या किसी प्रकार से ऐसी सूचनाओं के बारे में बताए कि जो तथ्यहीन हो। हम तथ्यों के आधार पे बात करेंगे, जो बात है, जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, वो सब आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। तो 1 से 5 तक के लिए डीएलएड में कौन कौन, वो सभी प्रशिक्षु जो डीएलएड में कम से कम अंतिम तीसरे सेमेस्टर में हो, वो वहाँ से उनकी शुरुआत हो जाएगी, वो शामिल हो जाएंगे। दूसरे और तीसरे सेमेस्टर से सारे के सारे प्रशिक्षु इसमें शामिल हो जाएंगे। जो पास हो चुके हैं वो शामिल हो जाएंगे और जो कार्यरत शिक्षक हैं 2010 से पहले के, जिन्होंने डीएलएड किया है लेकिन वह टेट पास नहीं है, क्योंकि उस समय तो टेट था ही नहीं, तो ऐसे भी शिक्षक, कार्यरत शिक्षक भी, वो भी शामिल हो जाएंगे। और उन सभी के लिए इसमें 1 से 5 तक की सुविधाएं दी गई हैं। दूसरी बात कि जो बीएड हैं या विशिष्ट बीटीसी वाले जो भी हैं और जो प्राथमिक में कार्यरत हैं, उनके लिए भी सरकार ने इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था की है कि वह भी क्या हो सकेंगे, इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वो किसके लिए? कार्यरत शिक्षकों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे बीएड योग्यताधारी जो कार्यरत शिक्षक हैं वह भी इसमें शामिल हो जाएंगे। शिक्षकों के लिए यह सरकार की एक अपनी पहल है। दूसरी बात आते हैं कि 6 से 8 तक, तो 6 से 8 तक में वह सभी बीएड और डीएलएड, ये दोनों ही योग्यताधारी, जो डीएलएड के योग्यताधारी हैं और जो बीएड के योग्यताधारी हैं, ये दोनों योग्यताधारी इसमें शामिल हो सकते हैं। बीएड में बीएलएड, डीएड और बीएड, ये सभी योग्यताधारी इसमें शामिल हो जाएंगे। बीएड में जो भी प्रथम वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं या दूसरे सेमेस्टर में जा चुके हैं, वह भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में 5 सेक्शन है और उस सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वह है बाल विकास एवं शिक्षण का। बाल विकास और शिक्षण पढ़ना ही क्यों जरूरी है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बालकों को जानने के लिए हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो शिक्षक को जानने के लिए जो आरटीई 2009 के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्थाओं को जानने और समझने के लिए शिक्षक की योग्यता क्या ऐसी होनी चाहिए, शिक्षक बालकों के बारे में सोचता कैसा है, शिक्षक एक उचित मार्गदर्शक, परामर्शदाता, नेतृत्वकर्ता और सलाह देने वाला कैसा है, शिक्षक किस प्रकार का अनुभवशीलता रखता है और एक आदर्श शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहां से सिलेबस की, कि सिलेबस महत्वपूर्ण क्यों है और सिलेबस को जानना क्यों जरूरी है। एक बात जान लीजिए आप लोग, पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी। सिलेबस जो समझ लिया, लगभग 25% कंपटीशन वो वहीं जीत गया। इसलिए सिलेबस जानना सबसे महत्वपूर्ण है। सिलेबस को जानना, सिलेबस को समझना, सिलेबस को जानकारी रखना और सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई करना। जब टारगेट तय होता है तब पढ़ाई करना आसान होता है। तो उस टारगेट में हम काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यह टैगलाइन आप अपने जीवन के लिए रख लीजिए कि पूर्व तैयारी
पूर्ण तैयारी। पहले तैयारी कीजिए और पूरी तैयारी कीजिए। फॉर्म आने के बाद से हम उसके लिए परेशान हो, यह आवश्यक नहीं है। जरूरी है कि हम पहले से तैयारी शुरू करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करें। तो हम सिलेबस की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज, इसने यह जारी किया है। यह जो भी सिलेबस रहेगा, बाल विकास का सिलेबस चाहे 1 से 5 का हो चाहे 6 से 8 का हो, दोनों में ही सिलेबस सेम होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसमें पढ़िए और एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग और समर्थन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पे कि बाल विकास, ठीक है। बाल विकास की चर्चा करते हैं। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण, बाल विकास और शिक्षण की चर्चा यहां पे करते चल रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक है। अब इसमें बाल विकास में सबसे पहली बात किसकी कही गई है? बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ क्यों जरूरी है जानना, यह समझिएगा कि बाल विकास क्या है। इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ने में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, क्या, क्यों और कैसे, ठीक है। इन तीनों बातों को जानने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या, बाल विकास क्या है, बाल विकास किस तरीके से, डेवलपमेंट किस तरीके से बालकों को प्रभावित करता है, किस तरीके से उनकी सारी चीजें जो होती हैं वह क्रमबद्ध रूप से किस तरीके से शिक्षण का प्रभाव बालकों पे पड़ता है, किस तरीके से बालक का विकास होता है, उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है और उसमें एक शिक्षक और अभिभावक की क्या भूमिका होती है, इसको जानने के लिए हम बाल विकास पढ़ते हैं। इसके बाद है बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र। इन दोनों का महत्वपूर्ण चीज यह जानना होता है कि बाल विकास हम पढ़ते ही क्यों हैं और इसके आयाम कौन कौन से हैं, किन किन आयामों में एक शिक्षक को, एक अभिभावक को ध्यान रखना चाहिए। बाल विकास की अवस्थाएं क्या है? अब अवस्थाओं में जैसे कि गर्भावस्था से ही बाल विकास प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था को हम साइलेंट रखते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में किस तरीके से परिवर्तन होता है, कैसे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों को समझना यहां पे आवश्यक होता है। अब इन अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला परिवर्तन क्या है? शारीरिक विकास का परिवर्तन है। फिर बालकों में दूसरा परिवर्तन क्या होता है? मानसिक विकास का परिवर्तन होता है, ठीक है, मानसिक विकास परिवर्तित होता है। तीसरा, उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, संवेगात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। बच्चा शुरू में संवेग कैसा रहेगा, जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है तो उस परिपक्वता का क्या बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, इस पे हम बात करते हैं। इसके बाद आता है बालकों में भाषा विकास, जैसे स्वर्णिम भाषा का विकास, रूपिम भाषा का विकास और धीरे धीरे भाषा का कौन कौन सा इफेक्ट बच्चों में पड़ता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बालकों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, देखिए एक नई चीज इसमें जुड़ी है सिलेबस में। इस सिलेबस में पहली बार ये नई चीज जुड़ी है, क्या? अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। पुराने सिलेबस को आप देखेंगे तो उसमें ये नहीं है, नई चीज जुड़ी है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? प्रेजेंट करना अपने आप को। प्रेजेंटेशन सिर्फ मौखिक नहीं है, प्रेजेंटेशन शारीरिक भी है, प्रेजेंटेशन मानसिक भी है। संवेग का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, संज्ञान का अभिव्यक्ति पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। अभिव्यक्ति का विकास। बालकों में सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास। अब ये नई चीजें जो जुड़ी हैं सिलेबस में वो यही है जिनकी बात मैं कह रहा था आपसे कि नई नई जो चीजें जुड़ी हैं, ये अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये नई चीजें जुड़ी हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मक क्षमता बालकों में कैसे विकसित की जाती है, जो हमारी नई शिक्षा नीति में FLN के अंतर्गत ये जोड़ा गया है, ठीक है।
FLN के अंतर्गत जोड़ा गया है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात की जा रही है उसके अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता का विकास जोड़ा गया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, कि बाल विकास का आधार क्या है। तो आधार किसी बच्चे का क्या हो सकता है? आधार होता है उसका वंशानुक्रम, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो वंशानुक्रम है और वातावरण है। अब उस वातावरण में क्या क्या शामिल होगा? तो बच्चे को सबसे पहला वातावरण कौन सा मिलता है? परिवार का वातावरण मिलता है, उसका सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। ये चार चीजें ऐसी होती हैं कि जो बालक के वातावरण को प्रभावित करती हैं, और बालक का वंशानुक्रम जो इनबिल्ट है, जो उसके जनरेशन से, उसके डीएनए में है, तो डीएनए चेंज नहीं किया जा सकता है। तो वंशानुक्रम ऐसे ही क्या है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालकों में परिवर्तित नहीं होता है। और वातावरणीय प्रभाव, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम जो होते हैं, ये नई चीजें जुड़ी हैं जो बालकों को, देखिए पहले क्या था, कंफ्यूजन था कि सिर्फ यही दो चीजें सिलेबस में थी, वंशानुक्रम और वातावरण। अब इस बार के सिलेबस में क्या किया गया है कि इन चीजों को कंफर्म कर दिया गया कि क्या क्या चीजें ही आपको पढ़नी है। वातावरण में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वे समस्त कारक जो व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति को छोड़कर अन्य सभी तथ्यों को प्रभावित करती हैं, वो वातावरण है। वंशानुक्रम में यही, मनोविज्ञान में वातावरण यही कहा जाता है। तो इसमें अब क्लियर किया गया कि उन वातावरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पारिवारिक वातावरण पढ़ना है, सामाजिक वातावरण पढ़ना है, विद्यालय पढ़ना है और संचार माध्यम पढ़ना है। ये चार चीजें वातावरण में शामिल होंगी। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य पे आते हैं, इसके दूसरे पॉइंट पे, वो क्या है? सीखने का अर्थ। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। अब सीखना किसे कहते हैं? तो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। और कैसा परिवर्तन? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है जो व्यवहार को अस्थायित्व प्रदान करता हो, व्यवहार को अस्थायित्व प्रदान करता हो। तो अधिगम सीखने के अर्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अधिगम या सीखने के अर्थ को प्रभावित करती हैं, और अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? अब अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें कई सारी विधियां आ जाती हैं, जैसे करके सीखना है, देख के सीखना है, प्रत्यक्षण द्वारा सीखना है, परसेप्शन द्वारा सीखना है। बहुत सारी विधियां इसमें शामिल हो जाती हैं। तो कौन कौन सी विधियां इसमें शामिल होंगी? ठीक, इसके बाद बात आती है किसकी? अधिगम के नियम। थांडाइक ने 1913 में एक पुस्तक लिखी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसी पुस्तक में इसने, थांडाइक ने, सीखने के मुख्य 3 नियम और उनके महत्वों की चर्चा की है, जिसे इसमें शामिल किया गया है। और यही क्या है? अधिगम का नियम है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। तत्परता, प्रयास और प्रभाव। बहुत, ये नियम खत्म, इतने में ही खत्म है ये, कि किसी कार्य के लिए तत्पर होना, उस कार्य के लिए प्रयास करना और उससे परिणाम की प्राप्ति करना। सिर्फ 3 बातें, और यही क्या है? अधिगम का नियम है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए यहां पे एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अब सिद्धांतों में आ जाएंगे तो हम, अब सिद्धांतों में 2 तरीके के सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है संज्ञानवादी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। अब इन्हीं दोनों संज्ञानों में सारे सिद्धांत इसमें समाहित हो जाएंगे। निश्चित रूप से जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसकी चर्चा करते चलेंगे, और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तथा कक्षा शिक्षण में इनका व्यवहारिक उपयोग, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ सिद्धांत ही नहीं पढ़ेंगे, सिद्धांत का कक्षा के शिक्षण में क्या क्या उपयोग होता है, क्या क्या व्यवहारिकता होती है, उन व्यवहारिकता की चर्चा यहां पे करेंगे। ठीक है, थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने। अब देखिए कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यहीं पे क्लियर कर दिया गया है कि उसमें पढ़ना हमको किसको है? थांडाइक का सिद्धांत एक है, थांडाइक, इनको पढ़ना है। दूसरा कौन है? पावलोव, इनको पढ़ना है। तीसरा कौन है? स्किनर, इनको पढ़ना है। चौथा कौन है? कोहलर, इनको पढ़ना है। पांचवा पियाजे और वाइगोत्स्की।
इतने लोगों को नाम दिया है। इसके अतिरिक्त भी हम कुछ लोगों को पढ़ लेंगे। जैसे अब हम पियाजे पढ़ रहे हैं तो पियाजे का नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत कोहलवर का भी सिद्धांत आ जाएगा। जब हम अधिगम पढ़ रहे हैं तो पावलोव पढ़ रहे हैं, स्किनर पढ़ रहे हैं, थांडाइक पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम हल भी पढ़ेंगे, वहां पे हम मैस्लो भी पढ़ेंगे, वहां पे हम इन सारे मनोवैज्ञानिकों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी जो आपके सीखने, आपके जानने और आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। अब बात करते हैं आगे, सीखने का वक्र क्या है? अर्थ प्रकार सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निवारण। अब देखिए दो बातें हैं यहां पे, एक है वक्र की बात और एक है पठार की बात। तो वक्र क्या है? सीखने का वक्र की बात अगर हम कर लें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी भी पेपर पेंसिल पर सीखने की मात्रा एवं कमी को पेपर पेंसिल के माध्यम से प्रदर्शित करना, सीखने की मात्रा और कमी को पेपर पेंसिल के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करना ही अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र निर्धारित करता है। और अधिगम का पठार क्या है कि मैप पर ऐसी स्थिति जहां पर अधिगम की गति रुकने लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। तो सिर्फ एक एक लाइन की ये चीजें हैं और अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे और परीक्षा में आपका यहां से 1 नंबर निश्चित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अब यहां पे दूसरी विधा आ जाती है, क्या? शिक्षण। यह पेडागॉजी यहीं से प्रारंभ हो जाती है आपका। अभी यहां तक आप मनोविज्ञान की बात कर रहे थे, अब यहां पे आपकी पेडागॉजी शुरू होती है। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षण का क्या अर्थ होता है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए, शिक्षक के लिए एक आवश्यक गुण और महत्वपूर्ण गुण क्या है? संप्रेषण है। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम, नवीन उपागम और सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। अगर आप इसे देखेंगे तो आप देख लेंगे कि एक पुस्तक है डीएलएड की, ठीक है, डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की पुस्तक है, सेकेंड सेम की, सेकेंड सेमेस्टर की पुस्तक है और ये सारे उसी पुस्तक की सभी ये टॉपिक हैं। जो डीएलएड के स्टूडेंट है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की सारी यही चीजें हैं और यही संपूर्ण चीजें आपको क्या कर दी गई हैं? पूरे के पूरे सिलेबस में आपके रख दी गई हैं और यही सारी चीजें हैं जिसमें शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा के शिक्षण सूत्र है, संप्रेषण है, शिक्षण प्रविधियां हैं, शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम है, सूक्ष्म शिक्षण है और शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत हैं। इतने टॉपिक को यहां पे रख दिया गया है। तो यह आपकी एक विशिष्टता रहेगी। एक चीजों के बारे में आप यहां पे सारी चीजों को जान सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, शिक्षण से आगे बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब यहां पे आप देखिए समावेशी शिक्षा। ठीक, अब यहां से बात करते हैं। शिक्षण का अर्थ सिद्धांत क्लियर है। अब यहां से आगे बात करते हैं हम शैक्षिक समावेशन, पहचान यथा अपवंचित वर्ग, भाषा क्षेत्र, इन सारी चीजों की बात करते हैं कि ये सब किसमें शामिल हो जाते हैं? यह सब शामिल हो जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, जिसमें किसी भी, जैसे कि हमारे संविधान के प्रिम्बल में जो बात कही गई है, हमारे संविधान की जो मूल अवधारणा है समानता की, उस समानता को शिक्षा में भी परिभाषित किया गया है शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय से। और यहां पर किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके की कोई भी वर्ग हो, कौन कौन सा? अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे से कोई भी भेदभाव ना हो, इसके लिए शैक्षिक समावेशन के एक तथ्य को रखा गया है। समावेशी शिक्षा का यह एक मानक रखा गया है। दूसरा है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, अभिवृत्ति की समावेशन
समावेशन के लिए कक्षा में, विद्यालय में समावेशन स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें, समावेशन मतलब क्या है, विद्यालय में किसी प्रकार का कोई भी संसाधनों के उपयोग में कोई भेदभाव ना हो, तो उसके लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, टीएलएम और एप्टीट्यूड की बात की गई है। ठीक, इसके बाद है समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने एवं आवश्यक टूल एवं तकनीकियां, जो नई नई तकनीक उपयोग की जाती है, जैसे बच्चों को गृह कार्य देना, बच्चों को कोई भी नई चीजों को सिखाना, एक्टिविटी कराना, ठीक, टीएलएम का उपयोग करना, लर्निंग कॉर्नर का उपयोग करना, इन सारी चीजों के बारे में जहां पे उपयोग किया जाता है उसे समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए उपयुक्त विधियों के रूप में हम उसका टूल्स का, तकनीकियों का, टेक्निक्स का, ये सारी चीजें हम वहां पे उपयोग करते हैं। इसके बाद बात आती है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, यथा ब्रेल लिपि। सिर्फ जैसे, यथा मतलब क्या है, जैसे ब्रेल लिपि। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। पीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की बीमारियों को विशेष शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है, और उसमें सिर्फ एक ब्रेल लिपि नहीं है, उसमें साइन लैंग्वेज है, उसमें क्राफ्ट लैंग्वेज है, उसमें ब्रेल लिपि है, और उसमें कई सारी ऐसी विधियों को शामिल किया गया है जो विशेष शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद क्या आता है, समावेशी बच्चों के निर्देशन और परामर्श। देखिए, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण काम क्या होता है, निर्देश देना और उचित परामर्श प्रदान करना। तो निर्देशन परामर्श का क्या अर्थ है, निर्देशन परामर्श क्यों देना चाहिए, उद्देश्य क्या है, यह कितने प्रकार का होता है निर्देशन और परामर्श, उसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, इसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, और इसका क्षेत्र कितना व्यापक है, इस सभी चीज के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे जो समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श देने की बात की जाती है। परामर्श प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उन महत्वपूर्ण संस्थाओं की बात हम करते हैं यहां से। ठीक, महत्वपूर्ण संस्थाएं, तो परामर्श देने में महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन है, सबसे पहले है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी प्रयागराज में। दूसरा, इसके कार्यों के बोझ को कम करने के लिए 1972 में निर्धारित किया गया क्या, मंडलीय मनोविज्ञान शाला केंद्र, और सभी मंडलों में एक एक मनोविज्ञान शाला केंद्र मंडल स्तर पे स्थापित किए गए। फिर इसमें संबंधित है जिला चिकित्सालय का मनोविज्ञान शाला केंद्र, और विशेष शिक्षकों को, अध्यापकों को, डॉक्टरों को इसमें शामिल किया गया जो आवश्यक पड़ने पे बच्चों की मदद शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक परामर्श प्रदान कर सकें। इसके बाद से डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षित संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, डाइट में जो डाइट मेंटर हैं, जो वहां के लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, उन लोगों को इसके लिए एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। फिर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, जो भी पर्यवेक्षण तंत्र में शामिल होगा, जैसे कि आपका बीएलओ है, जैसे आपका बीईओ है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर है, आपका बीएसए है, ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई भी ऐसे पर्यवेक्षण और निरीक्षण का जो तंत्र बनाया जाता है वो सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, समुदाय भी महत्वपूर्ण है, जो नए नए एनजीओ होते हैं, एनजीओ भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सरकारी एनजीओ भी और गैर सरकारी एनजीओ भी। इसके साथ साथ जो समितियों का निर्माण होता है वो समितियां भी इसमें बनती जाती हैं और ये सभी शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का महत्व, कि बच्चे जो सीखते हैं उसमें निर्देशन और परामर्श का क्या क्या महत्व है, कैसे वो उन चीजों को प्रभावित करता है, क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है, यहां पे इन सारी चीजों की चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब बात हम करते हैं आगे कि जो इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत या बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, सिर्फ बालकों को केंद्र में रखना, और यहां पे बात किसकी हो रही है, बालकों की। तो एक शिक्षक को यह जानना है कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं और बालक किस तरह से सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे होते हैं, कैसे होंगे, और
क्यों असफल होते हैं। ये 4 बातें हैं जो इस पूरे टॉपिक को महत्वपूर्ण बनाती हैं। सबसे पहले बालकों का सोचना। एक बच्चा और एक वयस्क बराबर मात्रा में सोचते हैं। मात्रा क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि वयस्क जो होता है उसके सीखने में प्रकार, डायमेंशंस ज्यादा होते हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, ठीक है। वो जब भी सोचता है अपसारी चिंतन करता है। और एक बालक क्या होता है? इन बॉक्स थिंकिंग करता है, अभिसारी चिंतन करता है। तो बालकों का सोचना किस तरीके से बच्चों को प्रभावित करता है, उसी को इस टॉपिक में रखा गया। यहीं पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। बालकों का सीखना, बच्चे सीखते कैसे हैं? बच्चों का सीखना कई तरीके से होता है। देखकर सीखना, सुनकर सीखना, कार्य करके सीखना, प्रेक्षण करके सीखना, आनंदित होकर सीखना। मजा आ रहा है, बस ये काम कर लो, उसी में बच्चे सीख गए, ठीक है। तो बच्चों का सीखना इसमें है। विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त कैसे करें? बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए तो कैसे वो सफलता प्राप्त करेंगे? और यदि कोई बच्चा असफल होता है तो क्यों असफल हो रहा है, उसका कारण क्या है? और यही असफलता जानना शिक्षक का काम है। यहां पे नेक्स्ट टॉपिक एक है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। अधिगम, अध्यापन। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं पढ़ाना ही तो है ना, हम ही पढ़ा लेंगे। सब लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। ये टेक्निक है, टीचिंग एंड आर्ट। ये एक तरीका है, एक टेक्निक है, और जो इस टेक्निक को पकड़ता है वही पढ़ा सकता है। तो टेक्निक क्या होनी चाहिए कि अधिगम में कार्यरत कार्य नीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, और अधिगम के सामाजिक संदर्भों को, उनको प्रक्रियाओं के रूप में समझना अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया होती है। और उसी के द्वारा हम अध्यापन में अधिगम के स्वरूप को लेकर आते हैं, अधिगम के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। एक समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, देखिए यह पूरी तरीके से पियाजे का एक टॉपिक है जिसमें वो कहता है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट बालक है, प्रत्येक बालक अपनी समस्या का स्वयं समाधान करता है, और प्रत्येक बालक नन्हा वैज्ञानिक है। यह स्टेटमेंट ही है पियाजे का। तो जब हम लोग संज्ञान पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, वहीं पे इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। बाद में हमारे लिए समस्या कारक नहीं रहेगा, ठीक। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। देखिए बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम में जब विकल्प दे दिए जाते हैं बच्चों को तो उनका संकल्प कमजोर होने लगता है। तो इसलिए प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों में बालकों को कैसे संकल्पवान बनाया जाएगा, कैसे उनकी त्रुटियों को समझा जाएगा और उनके अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, यह इस टॉपिक की विशेषता है। बोध, अंडरस्टैंडिंग एंड सस्टिनेशन, बोध और संवेदनाएं। बोध क्या हो रहा है, बच्चों को समझ क्या विकसित हो रही है, और उनमें संवेदना किस तरीके से, सिर्फ अक्षर ज्ञान हो रहा है या उनमें उससे संवेदना भी उत्पन्न हो रही है, यहां पे इस टॉपिक को क्लियर किया गया है। फिर है क्या, मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा और अधिगम। बिना प्रेरणा के अधिगम नहीं होता है, ठीक है। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तुफुल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हो। तो घुटनों के बल चलने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे और चलेंगे। यही प्रेरणा है, और यही अधिगम के लिए क्या करती है, यही अधिगम के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, ये दोनों ही रूप में प्रभावित करती हैं। तो प्रेरणा और अधिगम की बात करेंगे, और उसके बाद से हम इस पूरे टॉपिक के सबसे लास्ट टॉपिक की बात करेंगे कि अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। वह कारक निजी भी हैं और पर्यावरणीय भी हैं। तो इस तरीके से हम संपूर्ण सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो संपूर्ण सिलेबस आपका इसी तरीके से बच्चों को प्रभावित करता है और आपके सीखने में यह बहुत बहुत सहयोग करता है। मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये सारे टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ये टॉपिक शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, और आप अब मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। उमंग क्लासेस जीकेपी, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपकी सफलता ही हमारी पहचान बने, हमारा प्रयास आपको सफलता दिलाए। इसी के साथ ही आज के लिए धन्यवाद। और हम लेके आ रहे हो उपहार बैच, या YouTube पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं एक एक टॉपिक को, पूरे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को हम और हमारी पूरी टीम
यूके सर है, मनीष सर है, ये सभी लोग मिलके, हम सभी लोग साथ आके आप लोग को एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और आप इसमें प्रयास कीजिए कि इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए और हमारा मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, जिससे आपकी सफलताएं सुनिश्चित हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को।